Hello everyone, my name is Aman and today I am going to teach you class 12 poem My Mother at 66 written by Kamla Das. Before moving towards poem, let us have the introduction about author. So author Kamla Das was born in Malabar, Kerala. Over there she wrote several novels and short stories. Some of her novels are The Alphabet of Lust, Padmavati the Harlot and other stories. Kamla Das had written her novels in basically English and Malayalam languages. And Malayalam, she is very much popularized by the name of Madhavi Kutty. So let us move towards poem. इस पोएम में क्या बात हुई है? इस पोएम में एक डॉटर और एक मदर के बीच का लवेबल बॉन्डिंग रिलेशनशिप को बताया गया है कि किस तरीके से जब मदर ओल्ड हो जाती हैं, एजेड हो जाती हैं और उनके बच्चों को उनसे दूर रहना पड़ता है तो किस तरीके का पेन ऑफ सेपरेशन वो बियर आउट करते हैं, उस चीज के बारे में इस पोएम में बताया गया है. सो लेट अस स्टार्ट विद द पोएम. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. So यहाँ पे बता रही है कि जो ऑथर है उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी फ्रॉम हर पेरेंट्स होम एंड शी वाज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट. कोचीन इज द नेम ऑफ द एयरपोर्ट. द डे वाज फ्राइडे एंड द टाइम वाज मॉर्निंग. शी वाज गोइंग विद द हेल्प ऑफ कार. आई सॉ माय मदर बिसाइड मी, डोर्स ओपन माउथ, her face ashen like that. Now what is the meaning? का मतलब होता है झपकी लेना, थोड़े समय के लिए सो जाना, short nap. नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है ashen. एश का मतलब होता है राख. एशन का मतलब होता है डल, पेल और या फिर वैन. नेक्स्ट वर्ड इस्तेमाल किया गया यहाँ पर कॉर्प्स. Corpse. Corpse means dead body. So ये वर्ड्स की मीनिंग जानना बहुत इंपॉर्टेंट था. तो ऑथर कह रही है कि that she was going with the help of car and her mother was sitting just beside her. तो उन्होंने अपने मदर के ऊपर लुक आफ्टर किया, उनको देखा तो उन्होंने क्या पाया कि उनकी मदर डोज कर रही थी. शी वॉज डोजिंग मतलब कि झपकी ले रही थी, सो रही थी. विद हर ओपन माउथ, अपना उनका जो मुंह था वो खुला हुआ था. एज वेल एज उनका जो चेहरा था बिल्कुल डल सा था, पेल सा था, उतरा हुआ सा था पूरा चेहरा. बिल्कुल इस तरीके से वो बैठी हुई थी जैसे कि एक डेड बॉडी होती है जो कि एकदम काम होती है, जिनमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, बिल्कुल स्टिल. वैसे ही उनकी बॉडी दिख रही थी, जैसे लग रहा था कि कोई डेड बॉडी पड़ी हुई हो. ऑथर के दिमाग में ये थॉट आता है that she was as old as she looked but soon put that thought away and looked out. So ये जब थॉट आया ऑथर के दिमाग में कि that her mother seemed to be like a dead body, तो वो कैसे सोच सकती है. उनको लगा कि how can I think about my mother to be as a dead person. तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने दिमाग को यहाँ से डाइवर्ट करके कुछ दूसरी चीज़ों में लगाती हूँ. तो उन्होंने कार की विंडो से बाहर देखना शुरू किया. तो उन्होंने क्या पाया? Young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. अब यहाँ पे दो सेंटेंस इस्तेमाल किया गया है, trees sprinting और merry children spilling. ये दोनों के दोनों सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं.
First is trees, sprinting. पहले यहाँ पर स्प्रिंटिंग का मतलब देख लेते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्प्रिंटिंग? स्प्रिंटिंग मीन्स मूविंग वेरी फास्ट. मूविंग फास्ट, ओके. और वी कैन से रेस, दौड़ लगाना. यहाँ पे ट्रीज स्प्रिंटिंग बताया गया है. तो ट्रीज जो होती है वो तो स्टिल होती है. ट्रीज कभी भी मूव नहीं करती है. सो ट्रीज इज स्टिल बट इट इज बीइंग कंपेयर्ड विद द मूवमेंट. सो कौन सी पोएटिक डिवाइस यहाँ पर इस्तेमाल की गई है? दिस इज द क्वेश्चन व्हिच कैन अराइज फ्रॉम हियर. सो यहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को दोनों को कंपेयर किया गया. सो इट इज पर्सोनिफिकेशन जो कि यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है. पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है. तो ट्रीज स्प्रिंटिंग का यहाँ से मतलब है कि क्या होता है जब हम लोग किसी भी व्हीकल से जाते हैं या आते हैं, चाहे वो कार हो, बस हो, ट्रेन हो, तो जितने भी एनवायरमेंटल चीज़ें होती हैं, चाहे वो बुशेस हो, क्रीपर्स हो, ट्रीज हो, तो जब हम लोग बाहर दिखते हैं तो ऐसा लगता है कि एज दे आर मूविंग अलोंग विद अस. तो जैसे कि वो हमारे साथ ही चल रहे हैं, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है. वो इसलिए होता है क्योंकि हम लोग का जो मोशन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहता है तो जो ट्रीज रहती है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है. बैकवर्ड डायरेक्शन में जब हम लोग फॉरवर्ड मूव करते हैं तो ट्रीज पास होती हैं. तो ऐसा लगता है कि हमारी इमेजिनेशन होती है कि ऐसा लगता है कि जो ट्रीज है वो हमारे साथ चल रहे हैं, अदरवाइज ट्रीज डज नॉट मूव. तो यहाँ पे वही चीज इस्तेमाल की गई है, ट्रीज स्प्रिंटिंग. नेक्स्ट यहाँ पर सेंटेंस इस्तेमाल किया गया है, मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग. मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग. मैरी का मतलब होता है हैप्पी. स्पेलिंग का मतलब होना है उछलना, कूदना, जॉय फील करना. ठीक. तो यहाँ पे कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है? मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग में. So the poetic device which has been used over here is metaphor. मेटाफर यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है. अब यहाँ पे मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग को क्यों बताया गया है? मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है. ऑथर जो है she wanted to tell that the children were very much happy by coming out of their home because they were going to play. तो उनके दिमाग में एक थॉट स्ट्राइक करता है और वो थॉट रहता है कि किसी के रहने से या किसी के ना रहने से जो जिंदगी होती है वो रुकती नहीं है. The life keeps on moving. लाइफ चलती रहती है. अगर कोई इस दुनिया से चला भी जाता है तो उससे लाइफ पर कोई इफेक्ट नहीं रहता है. The world is full of joy, anxiety and happiness. और एक्टिविटीज से भरी हुई है ये वर्ल्ड. तो अगर कोई इस दुनिया को छोड़ के चला भी जाता है तो भी उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. नेक्स्ट द ऑथर्स यही बता रही थी कि उन्होंने बताया था कि हर मदर्स फेस वाज ओल्ड एंड लुक्स लाइक दैट ऑफ अ डेड बॉडी. तो उन्होंने उस थॉट को लुक आफ्टर करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए अपना माइंड बाहर देखना शुरू किया. जब कार से बाहर देखने लगे तो उन्होंने देखा कि जो ट्रीज थी वो बहुत तेज तेज दौड़ रही थी. उसी के साथ साथ जो चिल्ड्रंस थे, हैप्पी चिल्ड्रंस थे, वो भाग भाग कर अपने घर से बाहर आ रहे थे खेलने कूदने के लिए. तो तब ये थॉट उनके दिमाग में स्ट्राइक करता है कि जो वर्ल्ड है वो फुल ऑफ जॉय और एक्टिविटी है और किसी के रहने या ना रहने से इस दुनिया में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. नेक्स्ट, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, standing a few yards away, I looked again at her van pale.
अब वैन फिर से यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। सो मीनिंग ऑफ वैन इज डल। अब ऑथर कह रही है कि नाउ शी हैज रीच्ड टू एयरपोर्ट। तो उनकी मदर उनसे थोड़ी दूर खड़ी थी एंड देयर वाज सिक्योरिटी चेक। सिक्योरिटी चेक होने के बाद वो अंदर चली गई। उसके बाद उन्होंने अपने मदर्स फेस को एक बार फिर मुड़कर देखा। तो उन्होंने देखा कि उनकी जो मदर का फेस था वो बहुत डल सा था, वैन था। और उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक। सो लेट विंटर्स मून उन्होंने अपनी मदर के फेस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया है लेट विंटर्स मून। लेट का मतलब होता है देर से, विंटर्स इज द सीजन, मून यानी चांद। यानी कि जो सर्दियों का मौसम रहता है उसमें जब आधी रात को चांद निकलता है तो जो स्थिति उस चांद की होती है जो सर्दियों के मौसम में आधी रात को निकलता है, सेम उसी की तरीके से उनके मदर का चेहरा था। मतलब कि जब सर्दियों का समय होता है जो स्काई रहता है वो एकदम फुल ऑफ क्लाउड से भरा रहता है, बादल होते हैं, साथ ही साथ हर तरफ फॉग रहती है, जिसकी वजह से जो मून रहता है वो इजीली विजिबल नहीं रहता है। और अगर थोड़ा बहुत विजिबल भी रहता है तो बहुत हल्का सा उसका इफेक्ट दिखाई देता है, झलकता जिसको कहते हैं, बहुत हल्की सी शाइनीनेस थिंग्स दिखाई देती हैं, लेकिन वो धुंधला धुंधला सा रहता है। सिमिलरली जो उनकी मदर का फेस था वो एज की वजह से एकदम दब चुका है, एकदम बुढ़ा हो चुका है, साथ ही साथ उनका फेस एकदम डल सा होके ऐसे लगता है कि जैसे कि लेट विंटर्स मून की तरह, क्योंकि लेट विंटर्स मून का मतलब यहाँ पर यूज किया गया है लैक ऑफ स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी। ठीक इसी तरीके से उनकी जो मदर का फेस है वो भी खूबसूरती और ताकत दोनों में छिप चुका है, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। जो स्ट्रेंथ जो ब्यूटी उनके यंग पीरियड ऑफ टाइम में थी अब वो कहीं ना कहीं ढल चुकी है। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया गया सेंटेंस ओल्ड फैमिलियर एक। ओल्ड फैमिलियर एक का मतलब होता है पेन, दर्द होना। एक मीन्स पेन। ओल्ड यानी कि पुराना, फैमिलियर यानी कि नोन, पता होता है, रूबरू होना। ठीक, सो ओल्ड फैमिलियर एक। अब यहाँ पे ओल्ड फैमिलियर एक किसको कहा गया है, आगे दिया गया है ओल्ड फैमिलियर एक माय चाइल्डहुड फियर, यानी कि उनका जो बचपन का जो डर था, जो दुख था, आज वो फिर लौटकर वापस आ गया। अब बचपन का दुख उनका क्या था? बचपन का दुख ये था कि जब कोई एक चाइल्ड होता है, बहुत छोटा होता है, तो वो बाहर जाता है तो उसे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं वो अपने मदर के फादर से सेपरेट ना हो जाए, कहीं वो अपने मम्मी पापा से बिछड़ ना जाए। उसे इस बात का हमेशा दुख रहता है, इस बात का हमेशा डर बना रहता है एक तरीके का। सिमिलरली वही पेन, वही डर आज फिर से ऑथर को बना हुआ है। क्यों? क्योंकि उनकी मदर एजेड हो चुकी है एंड नथिंग कैन बी सेड टू हर लाइफ। नेक्स्ट है बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। लेकिन जो ऑथर थी वो अपनी मदर को बहुत अच्छा फेयरवेल देना चाहती थी, शी वांटेड टू गिव अ गुड फेयरवेल टू हर, तो इसीलिए उन्होंने अपने दुख को, अपने दर्द को अंदर छिपाया और एक स्माइल रखी अपने चेहरे पे और अपनी मम्मी को, अपने मदर को अलविदा कहा, ये कहते हुए कि दैट आई विल मीट यू सून, मैं तुमसे दोबारा जल्दी मिलूंगी। तो यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल किया आखिरी में सेंटेंस स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। अब स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल में कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है और इस सेंटेंस से जो ऑथर है वो क्या सिग्निफाई करना चाहती हैं? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम।
इस सेंटेंस में स्माइल एंड स्माइल में जो स्माइल वर्ड है वो बार बार रिपीट हो रहा है, और जब एक फ्रेज बार बार अपने आप को रिपीट करता है तो पोएटिक डिवाइस जो इस्तेमाल होती है उसको एनाफोरा कहा जाता है। तो यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है दैट इज एनाफोरा। यहाँ पर एनाफोरा पोएटिक डिवाइस यूज हुई है। स्माइल यहाँ पे वर्ड क्या सिग्निफाई करता है? रियलाइजेशन ऑफ पेन। और यहाँ पे स्माइल वर्ड ये सिग्निफाई कर रहा है कि जो ऑथर थी वो अपने दुख को अपने मदर के सामने व्यतीत नहीं करना चाहती थी, वो अपने दुख को अपने मदर के सामने एक्सप्लेन नहीं करना चाहती थी। तो ये एक कॉन्ट्रास्ट की तरह इस्तेमाल किया गया है स्माइल को, जिसमें ऑथर अपने इनर पेन को दबा रही थी दिल के अंदर, एंड शी वांटेड टू गिव अ गुड फेयरवेल टू हर मदर। तो जिसके लिए उन्होंने एक अपने आउटवर्ड बिहेवियर को, अपने आउटर जेस्चर को एक अच्छे तरीके से रखा था। कहने का मतलब है कि जो ऑथर थी वो अपना दुख अपने मदर से नहीं बताना चाहती थी। सो इट इज द स्माइल वर्ड हियर इज यूज्ड एज अ कॉन्ट्रास्ट between the inner pain of the author and her outward behavior toward her mother in order to give her a good farewell. So this was all the poem about My Mother at 66. Let us have a recap once again. So in this poem there was a daughter who was going from her parents' home to Cochin airport. Her mother was sitting just beside her in the car, inside the car. The day was Friday and the time was morning. Once she looked back to her mother's face and found that she was sleeping, having a short nap, as well as her mouth was open and it ashen like that of a dead body. When this thought had come inside the mind of author, so she tried to divert her mind and started looking outside the window of the car and found that the trees were moving very fast and the young children, they were coming out of their home. It symbolizes that the world is full of life and activity. Later on, she had a security check and her mother was standing just few yards away from her. She looked back once to her mother's face once again and found that her mother's face was as old as late winter's moons, which means it lacks the beauty as well as the strength. Only she wanted to give a good farewell to her mother, so she had a smile on her face and said to her mother that I will meet her soon, Amma. This was the whole poem about. Thank you. If you would have liked this video, so do share and subscribe it. Thank you.